नमस्कार साथियों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी IAS में आपका स्वागत है। आज हम लोग आगरा यूनिवर्सिटी के BEd सेकेंड ईयर 2021 का जो 9 मार्च 2022 को BD 201 अर्थात नॉलेज एंड करिकुलम या ज्ञान एवं पाठचर्या री एग्जाम हुआ, उसका आंसर की देखेंगे। 100 प्रश्न दिया गया है, 50 प्रश्न हल करना है। एक प्रश्न 1.6 अंक का है। पास होने के लिए 40% अंक अर्थात 32 अंक या 40% प्रश्न अर्थात 20 प्रश्न सही होना चाहिए। कुल मिलाकर पास होने के लिए 32 अंक या 20 प्रश्न सही होना चाहिए। आप लोग कंफ्यूज नहीं होना। जो BD 201 202 है उसकी थ्योरी 80 अंक का है, इसलिए 32 अंक या 20 प्रश्न सही होना चाहिए। लेकिन जो BD 203 204 205 है वह 40 अंक की थ्योरी है, तो उसमें आपको 16 अंक होना चाहिए या फिर 20 प्रश्न सही होना चाहिए। मेरी क्वेश्चन बुकलेट सीरीज C है, तो आप लोगों में से जिनकी क्वेश्चन बुकलेट सीरीज C नहीं है मिला लीजिएगा, प्रश्न आगे पीछे होगा। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके, क्योंकि आगरा यूनिवर्सिटी सीमित है। मुझे भी अच्छा लगेगा ज़्यादा लोग देखेंगे तो। आइए देखते हैं प्रश्नों को। प्रश्न हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में रहेगा, तो आप लोग देख लीजिएगा। पहला प्रश्न है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना हुई, तो इसका सही जवाब है पहले का C 1953। पहले का सही जवाब है C। दूसरा है, शिक्षा की 10+2+3 संरचना अपनाने का सुझाव सर्वप्रथम दिया था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा B कोठारी आयोग। मैंने कहा था कि 100% अंक कैसे प्राप्त करें, उसमें बताया गया है। बुक के साथ साथ आप मॉडल पेपर भी पढ़िए, तो मॉडल पेपर से सीधा सीधा उठाया गया है, तो आप लोगों को देख के जाना चाहिए। 10 मतलब हाई स्कूल, 2 मतलब इंटर और 3 मतलब हो जाता है आपको उच्च शिक्षा से BA BSc। तो ये सुझाव किसने दिया था? सर्वप्रथम कोठारी आयोग। तो दूसरे का सही जवाब हो जाएगा B। तीसरा प्रश्न है, NCTE की कितनी क्षेत्रीय समितियां हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा तीसरे का D 4। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं आधारित हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 4 का D उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, NCTE को स्वायत्त एवं वैधानिक प्रतिष्ठा किस वर्ष प्राप्त हुई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 5 का D 1993। अगला प्रश्न है 6 नंबर, DIET अर्थात डाइट की स्थापना निम्नलिखित स्तर के शिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु की गई, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 6 का A प्राथमिक स्तर अर्थात प्राइमरी। अगला प्रश्न है, भाषा की कहानी सभ्यता की कहानी है, किसने कहा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 7 का B A पेई। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम का मानदंड है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 8 का D। हम लोग इसको कर चुके हैं, सेकंड पेपर में किए थे। तो पाठ्यक्रम का मानदंड है विषय, अनुभव, ज्ञान तीनों। अगला प्रश्न है, स्काउटिंग एवं गाइडिंग का मुख्य उद्देश्य है। आप लोग अच्छे से पढ़ चुके होंगे, क्योंकि हर कॉलेज में करवाया जाता है। प्राइवेट मुझे नहीं पता, सरकारी में स्काउटिंग एंड गाइड करवाया जाता है, तो उसमें बताया जाता है ये सब चीज़ें। बहुत सिंपल प्रश्न है। 9 का सही जवाब हो जाएगा D, क्योंकि उसमें बताया जाता है यही क्षेत्र का कैसे गठन किया जाए, उपयोगी कौशल सिखाया जाता है, नागरिकता एवं राष्ट्रीयता के विकास के बारे में बताया जाता है। अगला प्रश्न है, इनमें से भाषा सीखने में सहायक कारण या तत्व नहीं है। ध्यान रखना, नहीं है, सारी हैं, एक इसमें नहीं है, तो इसका सही जवाब है D लिंग। भाषा सीखने में सहायक तत्व अभिप्रेरणा, बिल्कुल भाषाई ज्ञान शिक्षण है, लेकिन लिंग गर्ल्स या बॉयज़ या फीमेल या मेल कोई है, ये बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है। अगला प्रश्न है, ज्ञान शब्द का अर्थ होता है। पेपर 202 में हम लोग इसको कर चुके हैं, तो ज़्यादा इसमें अब कन्फ्यूजिंग नहीं होना चाहिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 11 का D जानना भी होता है, बोध भी और अनुभव तीनों। अगला प्रश्न है, जो मनुष्य को सांसारिक दुखों से छुटकारा दिलाए वो ज्ञान है, या परिभाषा किसने दिया है या किससे है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 12 का B बौद्ध दर्शन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, सूचना की कौन सी विशेषता नहीं है? ध्यान रखना, नहीं है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 13 का D सूचना ज्ञानार्जन का अंतिम सोपान है, ये
सही नहीं है। अगला प्रश्न है, व्यवहारिक और प्रयोगात्मक पक्ष का संबंध किससे है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 14 का ए, ज्ञान से। अगला प्रश्न है, अद्वैत वेदांत में ज्ञान प्राप्ति की विधियां हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 15 का डी, उपरोक्त सभी। श्रवण सभी है, मनन सभी है, निधिध्यासन सभी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, शैक्षिक प्रक्रिया के 3 घटक क्या हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 16 का ए, शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। प्रश्न आ चुका है 2020 में वार्षिकी में, तो मैंने कहा भी था कि आप लोग देख के जाइएगा। अगला प्रश्न है, उपनिषद के अनुसार 17, उपनिषद के अनुसार ज्ञान के निम्न प्रकार होते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 17 का सी, परा विद्या अपरा विद्या दोनों। अगला प्रश्न है, शिक्षण के स्तर हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 18 का डी, सभी। अगला प्रश्न है, भारतीय चिंतन के अनुसार प्रमा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 19 का बी, ज्ञान। भारतीय चिंतन के अनुसार प्रमा क्या है, मैंने पीछे भी देखा प्रमा और अप्रमा, तो ज्ञान का ही था, तो ज्ञान हो जाएगा। अगला प्रश्न है 20, किसे सूचना, अनुभव और अंतः प्रज्ञा का संयोजन माना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 20 का सी, ज्ञान। अगला प्रश्न है, ज्ञान, ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय। थोड़ा दिखाई कम दे रहा है, तो ज्ञाता, मैं फिर से पढ़ दे रहा हूँ 21, ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय का संबंध किससे होता है? तो इसका सही जवाब है 21 का सी, ज्ञान मीमांसा से। अगला प्रश्न है, सत्य विश्वास पर आधारित तर्क संगत प्रतिज्ञाप्ति को क्या कहते हैं? सत्य विश्वास पर आधारित तर्क संगत प्रतिज्ञाप्ति को क्या कहते हैं? फिर से देखते हैं 22, सत्य विश्वास पर आधारित तर्क संगत प्रतिज्ञाप्ति को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 22 का सी, ज्ञान। 22 का सही जवाब हो जाएगा सी, ज्ञान। अगला प्रश्न है 23, ज्ञान मीमांसा शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 23 का बी, ग्रीक। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम और शिक्षण विधियों का चयन दर्शन के किस भाग के आधार पर किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 24 का ए, ज्ञान मीमांसा। अगला प्रश्न है 25, प्रधानाध्यापक का कार्य है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 25 का डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है 26 का, भारत में शैक्षिक प्रशासन के दृष्टिकोण से निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 26 का सी, आंशिक रूप से केंद्रीकृत, आंशिक रूप से विकेंद्रीकृत, दोनों सही है। अगला प्रश्न है 27, शिक्षा प्रक्रिया की प्रकृति है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 27 का बी, सामाजिक। शिक्षा प्रक्रिया की प्रकृति कैसी है? सामाजिक है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन शिक्षा का वैयक्तिक उद्देश्य है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 28 का सही जवाब हो जाएगा। देखिए, शिक्षा का वैयक्तिक उद्देश्य तो संपूर्ण विकास होता है, बच्चों के, विद्यार्थियों का संपूर्ण विकास ही शिक्षा का वैयक्तिक उद्देश्य है, अर्थात उसे आत्मनिर्भर बना देना। लेकिन इन सारों में अगर सभी हम देखेंगे तो शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, नागरिक विकास, ये सभी में आ जाता है आत्मनिर्भर में। लेकिन सबसे अच्छा ऑप्शन अगर इसमें हम देखेंगे तो 28 का ए हो जाएगा, शारीरिक विकास, क्योंकि उसमें ये ऑप्शन दिया नहीं, तो इन सारे में जो सबसे अच्छा ऑप्शन आ रहा है वो शारीरिक विकास। हालांकि इसका डी भी ऑप्शन कर सकते हो आप, क्योंकि अगर आप देखोगे आत्मनिर्भर तो या संपूर्ण विकास तो, लेकिन ऐसा है नहीं, उसमें कुछ चीज़ें दिया हुआ है जो सबसे अच्छा है, उसी को टिक करके भी चल रहे हैं, आप लोग देख लीजिए अपने अनुसार। इसमें थोड़ा सा रहेगा, हालांकि मुझे लगता है ये सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व प्राथमिक शिक्षा का केंद्र नहीं है? ध्यान रखना, नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 29 का बी, बाल
वाड़ी, आंगनवाड़ी है, नर्सरी भी है, किंडरगार्टन भी है, सारे बच्चों के लिए है, लेकिन जो बालवाड़ी है ये नहीं है। अगला प्रश्न है, शिक्षा को भारतीय संविधान की 7वीं सूची में सम्मिलित किया गया, तो इसे कब किया गया? इसका सही जवाब हो जाएगा 30 का डी, 1976। ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 42 था, मतलब 42वां संविधान संशोधन था, उसमें संशोधन करके समवर्ती में डाल दिया गया। उसके पहले ही वो राज सूची का विशेष शिक्षा, लेकिन 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ये समवर्ती सूची बना दिया गया, अर्थात राज्य और केंद्र दोनों में आ गए, दोनों के अंतर्गत आ गया। तो ध्यान रखना ये पॉलिटी का क्वेश्चन था, लेकिन ठीक ठाक है, अगर आप पढ़े हैं तो नॉर्मली कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, विद्यालय संकुल का संप्रत्यय दिया था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 31 का ए, कोठारी आयोग। अगर आपको समझ में नहीं आया तो मेरे शब्दों पर ध्यान रखना, विद्यालय संकुल का संप्रत्यय दिया था तो कोठारी आयोग। ये प्रश्न मेरा जो क्वेश्चन बुकलेट है सी है, तो आप लोग आगे पीछे प्रश्न होगा उससे मिलाते चले जाइए। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है, तो ये सही जवाब इसका हो जाएगा डी, केंद्रीय विश्वविद्यालय है। जैसे इलाहाबाद हो गया, बनारस हो गया, तो ये केंद्रीय विश्वविद्यालय है। और जो राज्य होता है जैसे अपना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय है, ये स्टेट यूनिवर्सिटी है, लेकिन जो अलीगढ़ एमयू है ये क्या है? केंद्रीय विद्यालय है। अगला प्रश्न है, शारीरिक तथा शैक्षिक उपलब्धियों को लिखने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले अभिलेख को कहते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 33 का डी, संचयी अभिलेख। ध्यान रखना, शारीरिक तथा शैक्षिक उपलब्धियों को हम लोग इसको कर चुके हैं, 202 में किए थे शैक्षिक उपलब्धियों को, और आ चुका है प्रश्न, तो संचयी अभिलेख बोला है। कार्यालयों में भी होता है लेकिन विद्यालय में भी रहता है, तो आप लोग ध्यान रख, कन्फ्यूज नहीं होना। जो अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली दंड है, तो इसका सही जवाब होगा 34 का डी, सुविधाओं को हटा लेना। नेगेटिव चीज़ें हम बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, ध्यान रखना, पहले भी कहा था नकारात्मक चीज़ें विद्यार्थियों पर यूज नहीं कर सकते हो। निलंबन अच्छी बात नहीं है, अतिरिक्त कार्य ये भी बोझ पड़ेगा, अर्थदंड ये भी सब गलत है, निगेटिव पॉइंट है। तो हमें जो चाहिए सबसे सिंपल, बच्चों को सबसे सिंपल पहले दंड देना चाहिए, वो सुविधाओं को हटा लेना सबसे सिंपल है। अगला प्रश्न है, प्रधानाध्यापक का प्रशासनिक दायित्व है, तो इसका सही जवाब हो, प्रशासनिक देखना, ध्यान रखना, एडमिनिस्ट्रेटिव बोल रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब ही होता है देखभाल करना, तो इसका क्या हो जाएगा 35 का ए, विद्यालय अभिलेखों का निरीक्षण, देखभाल करना। अगला प्रश्न हो जाएगा, अगला प्रश्न है 36 का, विद्यालय के लिए सर्वश्रेष्ठ पर्यवेक्षक कौन है? विद्यालय के लिए सर्वश्रेष्ठ पर्यवेक्षक कौन है? तो 36 का सही जवाब हो जाएगा जो अच्छा अनुशासन बनाए रखता है। ध्यान रखना, जो अच्छा अनुशासन बना सकता है। विद्यालय के लिए सर्वश्रेष्ठ पर्यवेक्षक, पर्यवेक्षक मतलब क्या हो गया? सुपरविजर, तो इसका सही जवाब हो जाएगा जो अच्छा अनुशासन बनाए रखता है। हालांकि ये भी थोड़ा ऑप्शन जा सकता है, एक पर्यवेक्षक जो बच्चों को समझता हो, तो जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो यही है कि एक अच्छा अनुशासन जो बनाए रखता है। आप समझते हो अनुशासन नहीं बना सकते हो तो आपको कोई वैल्यू नहीं रहेगी। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट है कहीं भी, वो सबसे इंपॉर्टेंट है अनुशासन बना कर रखना। अगर आप टीचर हैं, क्लास में अनुशासन नहीं बनाते हैं, कितना भी आपको जानकारी होगी आप अच्छे से पढ़ा नहीं पाएंगे, ना ही बच्चे आपकी वैल्यू करेंगे। ऐसे बहुत से टीचर मिल जाएंगे जो बहुत अच्छे जानकार हैं, लेकिन बच्चे पढ़ते ही नहीं है, क्योंकि अनुशासन आप रख नहीं पाओगे। जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनको भी दिक्कत होती है। जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो अच्छा अनुशासन बनाए रखना। 36 का सही जवाब हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, अनुशासन का अर्थ अपनी भावनाओं तथा शक्तियों को नियंत्रण के अधीन करना है जो अव्यवस्था को व्यवस्था प्रदान करता है, या कथन है। 37 का सही जवाब हो जाएगा बी, टीपी नन। ध्यान रखना, 37 का सही जवाब है बी। अगला प्रश्न है, अनुशासन बनाने की नकारात्मक विधि है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 38 का सही जवाब सी, आलोचनात्मक दृष्टिकोण। अनुशासन बनाने की नकारात्मक विधि क्या है? किसी की आलोचना करना बिल्कुल गलत है। आप नैतिक शिक्षा की व्यवस्था सही है, विद्यालय नियम परंपराएं ये भी सही है, पुरस्कार देना भी ठीक है, लेकिन किसी की आलोचना करना ये क्या है? निगेटिव में आता है। अगला प्रश्न है, इग्नू दूरस्थ शिक्षा का केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थित है। इग्नू दूरस्थ शिक्षा का केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 39 का बी, दिल्ली में। ये ओपन यूनिवर्सिटी है, ध्यान रखना, आप यहाँ प्राइवेट कोई भी एजुकेशन कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, सैडलर कमीशन प्रचलित रूप में कहा जाता है। सैडलर जो कमीशन है प्रचलित रूप में इसे क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, कलकत्ता कमीशन। अगला प्रश्न है, दूरस्थ शिक्षा
एक उदाहरण है, बहुत ही कम दिखाई दे रहा है। दूरस्थ शिक्षा एक उदाहरण में, शब्दों पर ध्यान रखना। 41 प्रश्न है, दूरस्थ शिक्षा एक उदाहरण है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, निरौपचारिक शिक्षा। दूरस्थ शिक्षा जो भी हमने बात किया, ओपन यूनिवर्सिटी, वो दूरस्थ एजुकेशन कहलाता है। डिस्टेंस, इसे अपना राजस्टैंडर्ड हो गया या इग्नू हो गया, तो ये सब दूरस्थ शिक्षा में आते हैं। तो इसका उदाहरण क्या है? निरौपचारिक, जैसे टीवी या अन्य चीज़ों से अगर हमें ज्ञान प्राप्त होता है, रेडियो से, तो सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी? दूरस्थ शिक्षा। तो इसका किस में आएगा? निरौपचारिक शिक्षा में। अगला प्रश्न है, प्रशासन का केंद्र बिंदु क्या है? 42, इसका सही जवाब हो जाएगा ए, संगठन। अगर आपका संगठन मजबूत नहीं है तो आप अच्छे से प्रशासन नहीं कर पाओगे। अगला प्रश्न है 43, प्रशासन का अर्थ होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 43 का सही जवाब हो जाएगा डी, देखभाल करना। मैं पहले ही पीछे बता देता आपको आगे कि प्रशासन का सही शाब्दिक जो एक अर्थ है वो देखभाल करना होता है। अगला प्रश्न है 44, शिक्षण और अधिगम संयोजन बनाती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 44 का ए, पाठचर्या। अगला प्रश्न है, प्रकृतिवादी किस प्रकार के दंड के समर्थक थे? मॉडल पेपर में प्रश्न पड़ा हुआ है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 45 का ए, प्राकृतिक दंड। अगला प्रश्न है, रूसो द्वारा लिखित पुस्तक का क्या नाम था? रूसो द्वारा लिखित पुस्तक का क्या नाम है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 46 का बी, एमिल। यह प्रश्न मॉडल पेपर में भी है, प्रश्न आया हुआ भी है। अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या 3Rs के अंतर्गत आता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारतीय भाषा कौन सी नहीं है? ध्यान रखना, कौन सी नहीं है? तेलुगु है, कन्नड़ है, मलयालम केरल का है। तो और जो बोडो है ये नहीं, ये नॉर्थ ईस्ट का है, जो अपने देश हैं। जैसे ये बोडोलैंड की मांग भी चल रही है, आप ध्यान रखना। अपना जो कुछ असम का पार्ट, मणिपुर का कुछ पार्ट, नागालैंड का, अरुणाचल प्रदेश का कुछ पार्ट मिला के वहाँ जो बोडो जनजातियाँ रहती हैं वो बोडोलैंड की मांग कर रही हैं। तो नॉर्थ ईस्ट है, जिसे 7 सिस्टर कहते हैं, जो 7 राज्य हैं, वहाँ की भाषाएँ हैं ये, कुछ बोडो जनजातियाँ हैं वो बोलती हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा नेतृत्व का सिद्धांत है? इसका सही जवाब हो जाएगा 49 का डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है 50, पाठ सहगामी क्रियाओं का मुख्य उद्देश्य नहीं है। ध्यान रखना, नहीं है। इसका सही जवाब हो जाएगा 50 का सी, छात्रों को पूर्ण विकास में सहायक न होना। यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट आ गया ना, तो इसलिए उद्देश्य नहीं है। अगला प्रश्न है 51 का, लैटिन भाषा में डिस्प्यूलस शब्द से बना है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 51 का ए, डिसिप्लिन। ध्यान रखना, इसका सही जवाब है ए, लैटिन भाषा में डिस्प्यूलस शब्द से बना है, तो डिसिप्लिन, ए इसका सही जवाब है 51 का ए। अगला प्रश्न है 52, भाषा के कितने रूप होते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 52 का डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, शिक्षण के कितने मुख्य उद्देश्य हैं? साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा 53 का ए, 3। हम लोगों ने देखा था 202 में भी आ चुका है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, प्रश्न रिपीट करता है। जो लोग इस प्रश्न दिए होंगे तो 202 में भी अच्छे कर सकते हैं, देख के गए होंगे तो। संगीत, नाटक और नृत्य क्रियाएं के अंतर्गत आती था, किसके अंतर्गत आती हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 54 का ए, सांस्कृतिक क्रियाओं के अंतर्गत। बहुत सिंपल प्रश्न था। हिंदी भाषा की लिपि है, हिंदी भाषा कौन सी लिपि है? तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है, 55 का सही जवाब हो जाएगा बी, देवनागरी लिपि है। तो हिंदी भाषा कौन सी लिपि है? देवनागरी लिपि है। अगला प्रश्न है 56, वेदों के अनुसार सृष्टि का, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 56 का बी, कोई अंत नहीं है। वेदों के अनुसार सृष्टि का कोई, वेदों के अनुसार 56 वेदों के अनुसार सृष्टि का न तो प्रारंभ है और न ही अंत है। इसका सही जवाब हो जाएगा डी, 56 का सही जवाब है डी। निम्न में से कौन सा अनुशासन का सकारात्मक साधन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 57 का डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है 58, सच्चा अनुशासन स्वीकारात्मक एवं रचनात्मक होना चाहिए, नकारात्मक या विनाशकारी नहीं, किसने कहा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 58 का ए,
राय वर्ण। अगला प्रश्न है, राम मूर्ति समिति ने सभी बच्चों को उत्तम शिक्षा दिलाने के प्रयास में निम्न में से सिफारिश की। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 59 का सी, पब्लिक स्कूल। अगला प्रश्न है, अनुशासन स्थापना का सकारात्मक साधन है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 60 का डी, आत्म अनुशासन। अनुशासन स्थापना का सकारात्मक, ध्यान रखना नकारात्मक नहीं। निलंबन ये तो निगेटिव हो जाएगा, गलत है। निष्कासन ये भी गलत, दंड ये भी गलत है। मैंने पहले ही बता दिया था जो नकारात्मक चीज़ें हैं, निगेटिव पॉइंट है, वो नहीं होता है शिक्षा में। तो अनुशासन का सकारात्मक साधन क्या है? आत्म अनुशासन। अगला प्रश्न है, बालकों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 प्रभाव में आया। मतलब कब से जो 2009 अधिकार अधिनियम था वो कब से लागू हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 61 का 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया था। बिना बोझ के सीखना समिति के अध्यक्ष थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 62 का बी, प्रोफेसर यशपाल। अगला प्रश्न है, आधुनिक युग में विषय केंद्रित शिक्षा का स्थान किस प्रकार की शिक्षा ने लिया? ये कह रहा कि आधुनिक युग में जो विषय केंद्रित शिक्षा का स्थान था, पहले सब्जेक्ट में केंद्रित था, किस प्रकार की शिक्षा ने ले लिया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 63 का बी, बाल केंद्रित। अभी आप कोई भी आंसर आ जाए, यूपी टेट सीटेट कहीं पूछे तो ध्यान रखना बाल केंद्रित, उसको कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। चाइल्ड सेंटर एजुकेशन, इस समय बाल केंद्रित शिक्षा है, शिक्षक केंद्रित नहीं है, पाठ्यक्रम केंद्रित नहीं है, बल्कि बालक पर केंद्रित शिक्षा है। अगला प्रश्न है, बाल केंद्रित शिक्षा के केंद्र बिंदु में किसे रखकर शिक्षा का नियोजन किया जाता है? ध्यान रखना, ये प्रश्न जो 63 प्रश्न था उसका आंसर दे रहा है कि बाल केंद्रित शिक्षा के केंद्र बिंदु में किसे रखकर शिक्षा का नियोजन किया जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा 64 का ए, बालक। अगला प्रश्न है, एनसीईएफ 2005 के अनुसार शिक्षक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 65 का डी, सुविधा प्रदाता। ध्यान रखना, ये 2020 में आ चुका है ये प्रश्न, सुविधा प्रदाता। अगला प्रश्न है 66, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एनसीईएफ 2005 के बारे में सही है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 66 का सही जवाब हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है 67, एनसीईएफ 2005 एनसीईआरटी द्वारा एनसीईएफ है। तो इसका मतलब ये पूछ रहा है, ये बोल रहा है जो एनसीईएफ 2005 है एनसीईआरटी द्वारा ये कौन सा है? तो ये जो 67 का सही जवाब हो जाएगा डी, ये चौथा है, ध्यान रखना चौथा है। अगला प्रश्न है, एनसीईएफ 2005 का भाषाओं में अनुवाद किया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 68 का बी, 22 भाषाओं में। इसके जो एनसीईएफ 2005 है सभी भाषाओं में, तो इसमें वर्तमान कितनी भाषाएं हैं अपने पास? 22 है, अर्थात सभी भाषाओं में इसका अनुवाद किया गया है। एनसीईएफ 2005 केंद्रित है, ध्यान रखना बहुत ज़्यादा प्रश्न एनसीईएफ से पूछा गया है, महत्वपूर्ण है, ये हमेशा पूछा जाता है और यूपी टेट सीटेट में पूछा जाता है, तो आप लोग देख हमेशा इसको ध्यान रखना, देख के जाना। तो 69 का सही जवाब हो जाएगा डी, एनसीईएफ किस पर केंद्रित है? उपरोक्त सभी पर, बिना बोझ, आत्मनिर्भर गरमा, बाल केंद्रित दृष्टिकोण, सभी पर। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम संपूर्ण मानव जाति के ज्ञान एवं अनुभव का प्रारूप होना चाहिए, किसने कहा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 70 का सी, फ्रोबेल ने। अगला प्रश्न है 71, पाठ्यक्रम एक भाषा से लिया गया है। तो इसका सही जवाब है पाठ्यक्रम, करिकुलम। 71 का सही जवाब हो जाएगा सी, लैटिन भाषा से। अगर शब्द पूछता तो क्यूरियर हो जाता। पाठ्यक्रम किस शब्द से था? लैटिन भाषा के क्यूरियर शब्द से, लेकिन यहाँ पर भाषा पूछा है तो लैटिन है। ये इंपॉर्टेंट है और रिपीटेड है, मॉडल पेपर में भी दिया है। 72, पाठचर्या की आवश्यकता होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 72 का डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, पाठ सहगामी क्रियाएं हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 73 का सी, स्काउट गाइड शिविर आयोजन, शैक्षिक पर्यटन की व्यवस्था, ये दोनों हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान में शिक्षा है। तो 74 का सही जवाब हो जाएगा सी, समवर्ती सूची। हम लोगों ने पहले ही देखा था 30वें प्रश्न में कि 1976 में
42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट अर्थात संविधान संशोधन हुआ, जिसमें शिक्षा को पहले राज्य सूची में था तो उसे समवर्ती सूची में डाल दिया गया। पहले अब समवर्ती सूची मतलब राज्य और केंद्र दोनों के अधिकार में है। समाजशास्त्री दृष्टिकोण के अनुसार पाठ्यक्रम होना चाहिए, तो इसका सही जवाब है 75 का सी, लचीला। पाठ्यक्रम कभी भी कठोर नहीं होना चाहिए, एक समान भी नहीं होना चाहिए, विषय केंद्रित भी नहीं होना चाहिए, बल्कि नॉर्मल एक फ्लेक्सिबल होना चाहिए। अगला प्रश्न है, बुनियादी शिक्षा पाठ्यक्रम में निम्नलिखित शामिल नहीं था। ध्यान रखना, शामिल नहीं था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 76 का सही जवाब हो जाएगा सी, माध्यम के रूप में अंग्रेजी। अगला प्रश्न है 77, निम्नलिखित में से किस सामाजिक कारक की भूमिका शिक्षण में नहीं होती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 77 का सी, शिक्षक की जात। ध्यान रखना, शिक्षक की जो जात है, कास्ट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। शिक्षक की योग्यता बिल्कुल होती है, शिक्षक का जीवन दर्शन, शिक्षक का व्यवहार, ये निर्भर करता है, लेकिन जात, कास्ट, कोई भी कास्ट का शिक्षक हो ये नहीं हो सकता है। इसका सही जवाब हो जाएगा 77 का सी। अगला प्रश्न है 78, इनमें से पाठ्यक्रम के मूल तत्व नहीं है। ध्यान रखना, मूल तत्व नहीं है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 78 का बी, शिक्षण विधियाँ। पाठ्य वस्तु है, उद्देश्य है, रचना दृष्टिकोण भी है, लेकिन जो मूल तत्व पाठ्यक्रम का नहीं है, शिक्षण विधियाँ। तो हम लोग देखेंगे इसका आंसर डी होना चाहिए, रचना दृष्टिकोण। इनमें से पाठ्यक्रम का मूल तत्व नहीं है। अगर आप बुक में देखोगे 52 पेज में, ठाकुर पब्लिकेशन में, तो वहाँ जो दिया हुआ है पाठ वस्तु, शिक्षण विधियाँ और उद्देश्य, ये तीनों दिया गया है। आगे प्रश्न देखेंगे, इसमें प्रश्न आया भी है। तो इस तरह से इनमें से पाठ्यक्रम का मूल तत्व नहीं है। आप लोग देख लेना, कंफ्यूज नहीं होना, एक बार आप लोग भी देख लेना। तो मेरे हिसाब से इसमें इनमें से पाठ्यक्रम का मूल तत्व नहीं है, तो रचना दृष्टिकोण, इसका सही जवाब हो जाएगा डी। बी भी हो सकता है, लेकिन इसमें मिल रहा है, मतलब 100% नहीं मिल रहा है बुक में, लेकिन उसमें जो दिया हुआ है उसमें दिया गया है शिक्षण अधिगम। तो अलग टीचिंग मेथड है इसमें, तो देख लेना एक बार आप लोग। लेकिन इसका सही जवाब मेरे हिसाब से जो भी होगा ये रचना दृष्टिकोण होगा, ज़्यादा ये तीनों दिखा रहा है। अगला प्रश्न है, किसी भी शिक्षण संस्था एवं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का हृदय किसे कहा जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 79 का ए, पाठचर्या को। किसी भी शिक्षण संस्था शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को हृदय अर्थात उसका हार्ट किसे कहा जाएगा, करिकुलम ही है, पाठचर्या है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 80 का डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, पाठचर्या के निम्न तत्व होते हैं, तो इसका सही जवाब है, देखिए ये प्रश्न आ गया, पाठचर्या के निम्न तत्व होते हैं, वहाँ पूछ रहा कौन सा नहीं है, तो उद्देश्य भी है, पाठवस्तु भी है, शिक्षण विधियाँ भी हैं, तीनों वहाँ पर था। एक ही लास्ट वाला जो था, मैंने कहा था कि वो जो डिजाइन है, अप्रोच है, वो नहीं था। तो इसमें तीनों अगर यहाँ पूछ रहा है, उद्देश्य तो है ही, पाठवस्तु भी है, शिक्षण विधियाँ भी, वहाँ पर बताया कि टीचिंग अधिगम दिया है, शिक्षण अधिगम दिया है। अगर यहाँ पर सभी मान रहा है तो इसका मतलब वो तीनों पॉइंट लेगा। तो हम लोग जो 78 प्रश्न था उसको अगर इससे कोरिलेट करें तो उसके अनुसार वो चौथा ऑप्शन सही होगा, क्योंकि पाठ्यक्रम के निम्न तत्व होते हैं, उद्देश्य, पाठ वस्तु, शिक्षण विधियाँ, तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी। लेकिन अगर 78 में देखेंगे आप, 78 में, तो इसमें ये तीनों चीज़ें हैं, ये तीनों चीज़ें तो हैं, इसका मतलब ये तत्व है फिर, और ये जो है तत्व नहीं है, तो इसके अनुसार यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो 81 का भी सही जवाब हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है 82 का, पाठ वस्तु के संबंध में निम्न कथन सत्य है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 82 का डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, NCERT का पूर्ण रूप है, SCERT का पूर्ण रूप है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 83 का सही जवाब हो जाएगा ए, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इस टॉपिक से संबंधित 2021 का एग्जाम हुआ था वार्षिकी, वहाँ पर प्रश्न आया हुआ है, तो आप लोग ध्यान रखना, कुछ टॉपिक होता है घुमा के प्रश्न पूछ लिया जाता है, बस इतना ही करता है। तो अगला प्रश्न है 84 का, नैक का पूर्ण रूप है, NAAC का पूर्ण रूप है अर्थात फुल फॉर्म है, तो इसका 84 का सही जवाब हो जाएगा सी, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल। इसका सही जवाब हो जाएगा 84 का सी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसका होता है राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्ययन परिषद, काउंसिल।
अगला प्रश्न है BRC का पूर्ण रूप है। 2021 वार्षिकी में प्रश्न आ चुका है, ध्यान रखना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 85 का सही जवाब हो जाएगा ए, ब्लॉक रिसर्च सेंटर। हाँ, गूगल में सर्च करोगे तो ब्लॉक रिसोर्स कोऑर्डिनेटर भी दे रहा है, तो लेकिन आप कंफ्यूज मत होना, इसका सही जवाब हो जाएगा ब्लॉक रिसोर्स सेंटर। ए ही सही जवाब है इसका एजुकेशन क्षेत्र में। अगला प्रश्न है DIET अर्थात डाइट उत्तर प्रदेश की स्थापना, डाइट से कोई प्रश्न पीछे पूछ चुका है, तो डाइट की स्थापना उत्तर प्रदेश में कब हुई थी? इसका सही जवाब हो जाएगा 86 का डी, 1991 में। अगला प्रश्न है 86 का सही जवाब है डी, 1991। अगला प्रश्न है 87, भारत में प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण का मूल उद्देश्य है, तो 87 का सही जवाब हो जाएगा बी, 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बालकों का सार्वभौमिकरण करना। 8 से 14 वर्ष के आयु के बालकों का नामांकन सार्वभौमिक हम जोड़ेंगे तो बी ज़्यादा अच्छा है यहाँ पर आंसर। अगला प्रश्न है कोठारी आयोग के रिपोर्ट का नाम है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 88 का सी, शिक्षा और राष्ट्रीय विकास। ध्यान रखना, एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट। अगला प्रश्न है राजकीय विश्वविद्यालयों के कुलपति, राजकीय विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति होता है। राजकीय विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति कौन होता है? जैसे अभी आगरा यूनिवर्सिटी इसका कुलाधिपति कौन है, तो इसका राज्यों का राज्यपाल, उत्तर सही जवाब हो जाएगा डी। तो जो राज्य होते हैं, राज्य विश्वविद्यालय होते हैं, उसके कुलाधिपति कौन होते हैं? राज्य का राज्यपाल। और जो केंद्र होता है, केंद्र से एमयू था, तो इससे क्या होता है, जो मानव संसाधन मंत्री होते हैं सेंट्रल में, वो होते हैं कुलाधिपति। अगला प्रश्न है 90 का, निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश के आधार पर 2015-16 के अकादमिक सत्र से देश में शिक्षा स्नातक बीएड कार्यक्रम की अवधि बढ़ाकर 2 वर्ष कर दी गई? आप लोग याद होगा पहले 1 वर्ष का बीएड था, तो 2015-16 में था, 15 के बाद जो बीएड और एमएड था ये सारे 2 वर्ष के कर दिए गए इसकी अवधि बढ़ाकर। किसकी सिफारिश पर? तो ध्यान रखना, जो सिफारिश किया था ये NCTE 2014 था, उसने सुझाव दिया था कि बीएड 2 वर्ष का कर दिया जाए, इससे क्या होगा, क्वालिटी बेहतर होगी। और जो रिपोर्ट दिया था, रिपोर्ट का नाम था करिकुलम फ्रेमवर्क ऑफ नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन फॉर द 2 ईयर बीएड एंड एमएड प्रोग्राम, लेकिन इसमें ऑप्शन दिया ही नहीं है। तो ये जो आता था उसके अंतर्गत न्यायाधीश वर्मा आयोग के अंतर्गत ही आता है। तो आप देख सकते हैं, हालांकि इसका सही जवाब NCTE 2014 रहना चाहिए और दिया नहीं है, तो हम इस समय जो सबसे करीब माना जा रहा है इसका न्यायाधीश वर्मा आयोग 2012, क्योंकि इन्होंने भी सुधार के बारे में बात किया था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है प्रेस सेटिंग स्कूल जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में उद्धृत है। 91 है पेस सेटिंग स्कूल्स जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में उद्घिष्ट है, बाद में हो गए थे। जो पहले पेस सेटिंग स्कूल जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में उद्घिष्ट हैं, बाद में किस नाम से जाने गए? तो 91 का सही जवाब हो जाएगा ए, नवोदय स्कूल के नाम से जाने गए। इसका सही जवाब हो जाएगा 91 का ए। 92 जिला शिक्षा तथा प्रशिक्षण संस्थान अर्थात डाइट किसकी सिफारिश के अनुपालन में स्थापित किए गए थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों 92 का बी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। मार्क करने पर ब्लैक आ जा रहा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, आप लोग ध्यान रखना। अगला प्रश्न है 93 कॉमन स्कूल का संप्रत्यय सर्वप्रथम दिया था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 93 का ए, कोठारी कमीशन ने। कॉमन स्कूल का संप्रत्यय सर्वप्रथम किसने दिया था? कोठारी कमीशन ने। इसका सही जवाब हो जाएगा 93 का ए। अगला प्रश्न है 94 बहुउद्देशीय माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना की महत्वपूर्ण संस्तुति प्रस्तुत की है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 94 का सी, मुदालियर कमीशन। इसका सही जवाब हो जाएगा 94 का सी। अगला प्रश्न है शैक्षिक संरचना 10+2+3 में अंक 3 का संबंध है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 95 का डी, उच्च शिक्षा। क्योंकि मैंने उससे पहले प्रश्न आ चुका, बता चुका हूँ कि जो 10 है हाई स्कूल, 10+2 अर्थात इंटर, 10+2+3 तो ग्रेजुएशन हो जाएगा, BA BSc,
3 जो है इसमें क्या है, उच्च शिक्षा से संबंधित है। अगला प्रश्न है, अध्ययन के एक क्षेत्र के रूप में शांति शिक्षा को अध्यापक शिक्षा के पाठचर्या में शामिल किए जाने की संस्तुति की थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 96 का ए, एनसीएफ 2005। अगला प्रश्न है, शिक्षकों की जवाबदेही पर बल दिया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 97 का सी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। जवाबदेही मतलब हो जाता है अकाउंटेबिलिटी, ठहराना। कोई अगर प्रॉब्लम होती है तो आपको भी, जो शिक्षा के टीचर हैं उनको ही माना जाएगा। तो 97 का सही जवाब हो जाएगा सी। आप लोग ध्यान रखना, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। अगला प्रश्न है 98, निम्नलिखित में से कौन से कार्य यूजीसी के हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 98 का ए, विश्वविद्यालय तथा कॉलेजों को अनुदान का आवंटन। विश्वविद्यालय और कॉलेज को अनुदान आवंटित करता है। तो इसका सही जवाब ए हो जाएगा 98 का। अगला प्रश्न है 99 का, निम्नलिखित में से कौन शिक्षा से संबंधित नहीं है। ध्यान रखना, शिक्षा से संबंधित नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 99 का बी, साइमन कमीशन। ध्यान रखना, जो साइमन कमीशन था ये भारत में संविधानिक सुधारों के अध्ययन के लिए गठित किया गया था 8 नवंबर 1927 में। लेकिन भारत में 3 फरवरी 1928 में आया था। इसके सभी सदस्य अंग्रेज थे, इसलिए इसका विरोध किया गया था और लाला लाजपत राय जी थे, इसके विरोध लाठीचार्ज किया गया। उनका मृत्यु भी, देहांत भी हो गया था। तो इसके अध्यक्ष जो थे सर जॉन साइमन थे। ये इतिहास का प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है इसका अध्यक्ष। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, साइमन आयोग। बाकी विश्वविद्यालय आयोग, मुदालियार आयोग, कोठारी आयोग है, ये सब शिक्षा से संबंधित है। लेकिन साइमन जो आयोग है ये भारत में संवैधानिक सुधारों से संबंधित था। 1927 में इसका गठन किया गया था। इसका सही जवाब हो जाएगा 99 का बी। अगला प्रश्न है 100, नवोदय विद्यालय है। तो इसका सही जवाब है 100 का सी, आवासीय विद्यालय। ध्यान रखना, 100 का सही जवाब है सी, आवासीय विद्यालय। तो साथियों ध्यान रखना आप लोग, ये थे BD 201, इसके 100% थे। आप लोग प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। उम्मीद करते हैं आप लोगों के पेपर बहुत अच्छे हुएंगे। जो भी पेपर बैलेंस है हम कोशिश करेंगे उसके आंसर 2 दिन में डाल देंगे। आप लोगों के कितने प्रश्न सही हुए कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। यदि आप लोगों को PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जुड़कर टेलीग्राम से PDF प्राप्त कर सकते हैं। वहाँ पर व्हाट्सएप का भी लिंक दिया गया है। यदि आप लोगों को न्यूज़पेपर तथा जॉब से संबंधित कोई भी सूचना चाहिए तो आप व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद साथियों। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अपने लोगों को बताइएगा इस चैनल के बारे में। जो लोग नए हैं, बच्चे BEd कर रहे हैं, क्योंकि हम फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर पूरा सिलेबस धीरे धीरे कवर करेंगे। तो आप लोग प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सब्सक्राइब बढ़ें और व्यू बढ़ें, हमें भी मोटिवेशन मिलेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद साथियों।